गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल पेपर 2 और मेरे सामने सैम्पल पेपर 2 है और मैं चाहती हूँ आप सभी के सामने भी होना चाहिए क्योंकि मैंने बोला था कोई शेयर नहीं करेगा, ठीक है? तो लिखा हुआ होना चाहिए। स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय के अनुमान में कौन सा शामिल नहीं करते हैं? तो इसमें इंग्लिश में बोल रहे हैं इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, यानी खुद के मकान का किराया, ये तो शामिल करते हैं, ठीक है? उसके बाद पेंशन ऑन रिटायरमेंट पे पेंशन भी शामिल करती है, रिटायरमेंट की पेंशन। याद रखना पेंशन दो तरह की होती है, एक रिटायरमेंट और एक ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन शामिल होती है, ओल्ड एज नहीं होती। उसके बाद चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं तो बिल्कुल चेंज इन स्टॉक भी शामिल होता है एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से जब जीडी पे अटेम्प्ट निकालते हो तो चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो शामिल करते हैं, ठीक है? तो ये भी होता है। अब बचा रेमिटेंसेस बाय एनआरआई। एनआरआई जो इंडिया से बाहर रहते हैं, हमारे इंडियंस, उन्होंने अगर यहाँ पर अपने परिवारों को कुछ पैसा वहां से कमा के भेजा है तो क्या वो शामिल होगा राष्ट्रीय आय में या नहीं? नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, फैक्ट, तो दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ डी। नेक्स्ट आपके पास है कौन सी मुद्रा विश्वास के कारण प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच में विनिमय के एक माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हमने नहीं पढ़ा मनी के चैप्टर में, नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़े। आई एम टेकिंग इट इन इंग्लिश। Money which is accepted as a medium of exchange because of trust between payer and pay. विश्वास के तौर पर पेयर और पे के बीच में, करिश्मा वीडियो खराब मत करो, पेयर और पे के बीच में जो मुद्रा का लेन देन होता है विश्वास के तौर पर, उसे क्या कहते हैं? सिमरन आंसर क्या? अच्छा, फिएट मनी। और यस, इसका आंसर है फर्स्ट आदेश मुद्रा, फिएट मनी, जो सरकार ने आदेश देकर बोला है कि इसी से लेन देन होगा। फिर मैं चाहती हूँ एक बार इसका सैंपल पेपर के मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी दी है साथ में। yes, उसमें क्या आंसर है? क्या है? डी। वही मुझे कंफ्यूजन लग रहा था। फिड्यूशियरी मनी यानी कि न्यास मुद्रा। सुनिएगा जरा, ये हमने पहले पढ़ा नहीं है, पहली बार पढ़ रहे तो कंफ्यूजन ऑब्वियस था। आदेश मुद्रा वो होती है जो सरकार ने कहा कि मुद्रा है, करेंसी मुद्रा है, ठीक है, सिक्के मुद्रा है। लेकिन फिड्यूशियरी मनी होती है जो कि सरकार ने नहीं कहा, हम विश्वास पर ले दे रहे हैं। जैसे चेक, सरकार ने नहीं कहा चेक से पेमेंट करने के, हम एक दूसरे के विश्वास पर। हुंडियां होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये विश्वास के आधार पर एक दूसरे को दी जाती है, ली जाती है। कई बार होता है सोना कि अभी ऐसा कर, सोना ले लेगा, ठीक है, वो विश्वास के आधार पर बनता है। बाद में तुझे पेमेंट कर देंगे, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, तो ये फिड्यूशियरी मनी है, यानी हिंदी में बोला जाए तो न्यास मुद्रा। नेक्स्ट है इंडिया में कॉइन्स इशू करता है, बोलिए कॉइन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसका, डी है इसका आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आप पढ़ के आए हुए होते तो शायद ही 1 मार्कर सब सही देते। नेक्स्ट, ये तो सैंपल पेपर 1 में भी डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन है ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मसाले जो भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है, इनकी कीमतों में वृद्धि, अगर मसालों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो चालू खाता अधिशेष में, करंट अकाउंट में जो सरप्लस है करंट अकाउंट का, उसमें कमी होगी या बढ़ेगा? अब सुनिएगा, सुनिए मैं इसको बताना चाहती हूँ। मसाले के निर्यात, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट। आप फॉरेन कंट्रीज में मसाले बेच रहे हैं, जब आप मसाले बेच रहे हैं तो विदेशी मुद्रा आ रही है आपके पास। अच्छा, जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं ना तो कुछ ऐसा बनाते हैं, बताइए। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं बच्चों, तो अगर पैसा मिलता है, रिसीट, तो इधर आएगी, और पेमेंट ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट को कहते हैं चालू खाता,
आपसे बोला कि मसालों का निर्यात किया, फॉरेन कंट्री से मसाले बेचे, जब मसाले बेचे तो पैसा आया, पैसा आया तो एक्सपोर्ट ऑफ मसाला, दैट इज स्पाइसेस। ठीक, यानी कि ये प्लस वाली साइड है, ये माइनस वाली साइड है, तो प्लस वाली साइड में 100 रुपए बढ़ गए, लेट 100 रुपए बढ़ गए, तो सरप्लस पर क्या असर पड़ेगा? सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अधिशेष सेविंग बढ़ेगी क्योंकि पैसा ज्यादा आ रहा है फॉरेन कंट्री से, तो वो क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ेगा। ठीक है, जो बच्चे वहां वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहे, मैं रब कर दूंगी, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। Give one alternative which one can use to finance the deficit on current account BOP in case official reserve with the RBI are not moved. Difficult question, important लगा दीजिए इसके ऊपर। भुगतान संतुलन के चालू घाटे यानी करंट अकाउंट में घाटा हो गया, अब उसे पूरा करने के लिए एक विकल्प आपको बताना है, एक ऑल्टरनेटिव बनाना है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो फंड पड़े हुए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़े हुए फंड का यूज किए बिना चालू खाते का डेफिसिट, घाटा, बजट करंट अकाउंट घाटा खत्म करना है। तो सुनिए, अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट हो जाए, घाटा हो जाए, तो उसे पूरा करने के लिए कैपिटल अकाउंट की रिसीट्स का यूज किया जाता है, यानी पूंजी खाते की प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, कैपिटल अकाउंट की, आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जब बनता है इसमें 2 खाते बनते हैं, एक चालू खाता, दूसरा पूंजीगत खाता या पूंजी खाता, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पहले करंट अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट के अंदर अगर घाटा आ जाए, यानी कि रिसीट साइड में कम पैसा है और पेमेंट साइड में ज्यादा पैसा है, अगर ऐसा हो जाए तो उस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा? एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है, कैपिटल अकाउंट की रिसीट्स, पूंजी खाते की प्राप्तियों से। Is that right? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है give one argument against foreign investment in India, against, underline this word, भारत में विदेशी निवेश के विपक्ष में तर्क देना है। विपक्ष में तर्क देना है का मतलब ये होगा कि आपको ये बताना है एफडीआई अच्छी क्यों नहीं है, फॉरेन कंट्रीज से जो निवेश किया यहाँ पर वो अच्छा क्यों नहीं है, बताएं सिमरन, फॉरेन अच्छा क्यों नहीं है? अगर फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, भाई दिस इज नॉट गुड। यस रोशनी, यस मैम, बिकॉज़ ऑफ जो फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है तो मैम प्रॉफिट तो फॉरेन कंट्रीज, बहुत सही, फॉरेन कंट्रीज अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रही है तो प्रॉफिट तो फॉरेन कंट्रीज ले जाएंगे, अपने इंडिया को तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना, और उनका कंट्रोल भी हो जाएगा हमारी कंट्री के रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर, जो कि ठीक नहीं है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी आई थी, 250 साल लग गए उसकी जड़ें उखाड़ने में, याद है? यही है सबसे बेसिक बैड पॉइंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, केस स्टडी आ गई भाई हमारे पास, देखते केस स्टडी क्या कहती है। मैं पढ़ रही हूँ इसको, हिंदी में पढ़ रही हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने, अच्छा आप लोग बता दो, अगर इंग्लिश में मीडियम भी है तो भी आप आराम से हिंदी में पढ़ सकते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 75 आधार अंकों से कटौती की। किसमें? रेपो दर में। याद करो, रेपो दर, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन अगर कमर्शियल बैंक को लेना है तो सेंट्रल बैंक को जो ब्याज दिया जाता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, है ना, ये वही है। 4.4% सीआरआर में, सीआरआर में भी देखो, रेपो दर में भी कमी की, सीआरआर में भी कमी की 3% तक। देखो मॉनेटरी पॉलिसी की बातचीत कर रहे हैं।
और इसके विपरीत और साथ ही इसने विपरीत रेपो दर को, रिवर्स रेपो दर को कम कर दिया। कोरोना वायरस के विघटनकारी बलों के कारण यह निर्णय मौद्रिक नीति की प्रगति में अनुबद्ध किया गया। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है केस स्टडी, और याद रखना कि केस स्टडीज न्यूज़पेपर की कटिंग्स होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है रिवर्स रेपो रेट में जो कट किया है आरबीआई ने, इससे हमारे देश में लिक्विडिटी बढ़ेगी या कम होगी? लिक्विडिटी का मतलब कैश, मनी की सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट ये है, याद दिला रही हूं, जबकि अभी मैंने आपकी जब नीट की क्लास ली थी तो पूरा चैप्टर समझाया था। देखें, ये है आपका सेंट्रल बैंक और ये है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने लोन, कमर्शियल बैंक ने डिपॉजिट करवाए सेंट्रल बैंक के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैसा, इसके बदले में सेंट्रल बैंक ने ब्याज दिया, जिसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर ये बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक सोचेंगे हमें तो बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो व्यवसायिक बैंक, बोलो, सेंट्रल बैंक में जमा बढ़ा देंगे, और जब जमा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम, यही पूछा था। लिक्विडिटी मनी सप्लाई को कहते हैं, कैश लिक्विडिटी कहते हैं, तो वो कम हो जाए, ठीक है, यही पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, 7th था ये। 8th क्वेश्चन सबके पास लगता क्वेश्चन नहीं है, समझ नहीं आएगा। 8th क्वेश्चन कहता है कट इन रेपो रेट। रेपो रेट में अगर कमी होती है तो इससे महंगाई ठीक होगी या मंदी, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? रेपो रेट, तो रेपो रेट याद है, रेपो रेट कुछ ऐसा था, गलत बात बच्चे, याद ही नहीं आप लोगों को। सेंट्रल बैंक ने लोन दिया शॉर्ट पीरियड के लिए, किसे? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक ने ब्याज दिया सेंट्रल बैंक को, दैट ब्याज इज नोन एज रेपो रेट, ठीक है। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा ना, कमर्शियल बैंक ज्यादा ब्याज देगा सेंट्रल बैंक को, और आगे अपने कस्टमर से भी ज्यादा ब्याज देगा, ठीक है। रेपो रेट बढ़ेगी, ब्याज दर जो पब्लिक को देते हैं वो बढ़ जाएगी, है ना। और अगर ब्याज दर बढ़ गई तो लोग क्या लोन ज्यादा मांगेंगे? नहीं, कम लोन की मांग होगी। जब कम होगी लोन की मांग तो मनी की सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? कम। तो क्या दूर हुई? इन्फ्लेशन। अब यहाँ इन्होंने रेपो रेट बढ़ाने के लिए बोला था, घटाने के लिए? देखो क्वेश्चन बताओ, बढ़ाने के लिए बोला है, बताओ ना एक बार मुझे, मेरे पास टैब में बंद हो गया, क्वेश्चन नहीं लिखे। वेरी बैड। घटाने के लिए, वही मुझे लग रहा था घटाने के, कट इन रेपो रेट। मैंने तो बढ़ाने के लिए लिखा है ना यहाँ पर, आपसे घटाने के लिए पूछा है। मनी की सप्लाई कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड कम, तो इन्फ्लेशन कम। इन्फ्लेशन समझ रहे हो ना क्या होता है? हिंदी बोलो, हिंदी में इन्फ्लेशन ठीक। लेकिन अगर रेपो रेट का देखो, और बोलना मेरे साथ, रेपो रेट अगर कम हो गया तो ब्याज दर, बोलो, ब्याज दर कम हो गई तो लोन की मात्रा बढ़ जाएगी। लोन की मात्रा बढ़ गई तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी की सप्लाई बढ़ गई तो एग्रीगेट डिमांड, हाथ में पैसा आ गया ना आपकी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो क्या कम होगा? मंदी, डिफ्लेशन कम होगा। तो आपका आंसर डिफ्लेशन है।
क्वेश्चन 1 नंबर का है, पर क्योंकि आपने पढ़ा नहीं तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाए तो, क्वेश्चन में देखिए जरा, सुनिएगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि डिपॉजिट का, जमा का कुछ पार्ट सेंट्रल कमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, वो उसे लोन में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब नेशनल बैंक एक व्यवसायिक बैंक है, उसके पास 1 लाख रुपए आया जमा में, उस 1 लाख का 1 लाख लोन के रूप में नहीं दे सकते, उसका कुछ परसेंटेज उसे अपने पास रखना ही पड़ेगा। तो जो परसेंटेज उसे अपने पास रखना पड़ेगा, मान लीजिए जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन ने कहा कि जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4.4% कर दिया कम करके, यानी कि चलो 4.4 से 1 लाख का 4.4 अगर आप निकालते हो तो होता है लगभग 1 लाख का 10% होता है 10 साल 44 रुपए 4400, 1 लाख का 4.4, तो 1 लाख में से चलो 4000 में माइनस कर दो तो 96,000 बचता है, बस उतना लोन दे सकता है। अब अगर इस रेशियो को कम कर दिया जाए और मान लो 2% कर दिया जाए, ये आप क्लास में जोड़ी हुई है? हाँ जी, तो मैं आपको बोल रही थी कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या है। कैश रिजर्व रेशियो है वो रेशियो जो कि कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, वो लोन के रूप में नहीं दे सकता उस रेशियो को। अब सपोज 4% से कम होकर हो जाए 2%, तो आप मुझे बताओ पहले कितना बचा था? पहले आपके पास बचा था 96,000, अब 2000 रखेंगे सिर्फ तो कितना बचेगा? 98,000। तो जो 98,000 रुपीज है उसका लोन दे सकेगा। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं पॉइंट्स। क्वेश्चन कहता है कि अगर आप कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर दो, डिक्रीज, तो उससे मनी की सप्लाई बढ़ेगी, कम होगी, कोई चेंज नहीं होगा या कीमतें कम हो जाएगी। तो मनी की सप्लाई बढ़ेगी, चेन इफेक्ट जैसे बोर्ड पे समझाया था मैंने, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट कि कैश रिजर्व रेशियो कम हुआ, लोग बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा, बिल्कुल तेज बोलो ताकि रिकॉर्ड होना चाहिए, बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा ज्यादा हो गया तो मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई। तो ये आंसर आपका आ गया सी, मनी की सप्लाई। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई तो फर्क किस पे पड़ेगा? इन्फ्लेशन पे या डिफ्लेशन पे? डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कम हो जाएगा, अब स्थिति कम हो जाएगी। इज दैट फाइन? कुछ पूछना चाहते हैं अभी तक? बढ़ू आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है कि द इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड अंडर केन्जियन थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डेफिसिट डिमांड का क्या असर पड़ेगा, न्यून मांग का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जब मैंने आपको डिफ्लेशनरी गैप बताया था तब बताया था कि अगर एग्रीगेट डिमांड पूर्ण रोजगार वाली एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन सुनिएगा मांग ज्यादा है, सॉरी मांग कम है, लेस। पूर्ति हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज पड़े पर मांग ही नहीं हो रही। अब जब पता चला कि मांग ही नहीं हो रही तो उत्पादक पूर्ति को, उत्पादन को क्या करेगा? उत्पादन कम करते ही रोजगार बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम उत्पादन कम करते ही एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम कम हो जाएगी, यानी प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम और इनकम भी कम। तो इसका आंसर है, अच्छा कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? डिमांड ही नहीं हो रही चीजों की, कीमत बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। जागो इति शुक्ला, कम, प्राइस लेवल कम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है पॉइंट नंबर डी है। देखिए क्या लिखा है, आय, उत्पादन, रोजगार और सामान्य मूल्य स्तर में कमी।
गॉट इट? जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। लगता है एक नंबर वाले बड़े सिंपल हैं, होते नहीं है, लेकिन फंसा रखा है। देखो अभी तक हम एक नंबर वालों पे अटके पड़े 1 घंटे से, है ना? चलिए लेट्स टेक अप द 11th क्वेश्चन। हमने 1 मार्कर कंप्लीट किए। टाइम बताते रहना मुझे नेक्स्ट क्लास का। ओके, द क्वेश्चन इज, निजी वाहनों की बिक्री दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जीडीपी और कल्याण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। जीडीपी पर अलग से और वेलफेयर पर अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, डेढ़ नंबर 2 पॉइंट्स। प्राइवेट व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, सेल बढ़ती जा रही है। प्राची, हरिदास, कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग? नो यू कांट। एनीवन एल्स? मैंने नोट किया। प्रीति बोलिए, तेजी से बोलिएगा आगे आकर, ताकि रिकॉर्ड हो सके आपकी आवाज। प्लीज ऑन। व्हीकल्स की सेल बढ़ रही है। हाँ जी प्रीति। इससे हमें मार्केट स्टॉक में वृद्धि होगी। किसके स्टॉक में वृद्धि होगी? जो कार के प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है। उससे जीडीपी भी बढ़ेगा। फिर जीडीपी बढ़ेगा। गुड। मैम लेकिन इससे क्या है, हमारे वातावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाएगा, जिससे हमारे लोग जो कल्याण में गिरावट आएगी। बिल्कुल सही बोला प्रीति ने कि जैसे ही बिक्री बढ़ेगी कारों की, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही उत्पादन बढ़ेगा। मतलब उत्पादन बढ़ा तो बिक्री बढ़ी ना, तो जिसके कारण इनकम बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, इनकम बढ़ी, जीडीपी बढ़ गया। भैया जीडीपी बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, ठीक है। पर जीडीपी पे असर हो गया, 1.5 नंबर मिल गया आपको, जीडीपी बढ़ गया लिखते ही, ठीक। अब अगला 1.5 नंबर, अगला पॉइंट, वेलफेयर, कल्याण। पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, लोगों को बीमारियां हो गई, है ना? आपके स्कूलों की छुट्टियां भी हो जाती हैं, आलसी अच्छा, लोग करिश्मा कह रही है लोग आलसी हो जाते हैं क्योंकि वो सारे व्हीकल्स निकाल के चलते हैं। नहीं, अच्छा पॉइंट है, न्यू क्रिएटिविटी, लेकिन मेजर पॉइंट यही है, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, लोगों का कल्याण कम हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा 11th का फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड 11th का सेकेंड पार्ट भी है। In the determination of social welfare, what matters is the quantum of output rather than the composition of output, defend or refute। हिंदी में पढ़ रही हूँ। सामाजिक कल्याण के निर्धारण में उत्पादन की संरचना की बजाय उत्पादन की मात्रा मायने रखती है। आप इस बात का समर्थन करते हैं या खंडन? क्वेश्चन समझिए। सिमरन, यू वांट टू टेल? आइए आप बोलिए प्लीज यहाँ, मैं चाहती रिकॉर्ड हो आपकी बस। यस मैम, हम इसको रिफ्यूट करेंगे स्टेटमेंट को। रिफ्यूट का मतलब ये कह रही है कि मैं इसको खंडन करती हूँ जी। क्यों बेटा? बिकॉज जो प्रोडक्शन का तरीका है वो ज्यादा मायने रखता है, ताकि हमारी एनवायरनमेंट को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और हमारे हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ। ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या आप एग्जांपल दे सकती है? लाइक जैसे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज है जी, वो फैक्ट्रीज से जैसे धुआं निकालती है, एयर पोल्यूशन करती है, नॉइज पोल्यूशन करती है, तो उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन हमारा वेलफेयर जो है, पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा, लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम हो जाती है। आप समझे नहीं क्वेश्चन को, थोड़ा घुमा लिया। सुनिए बैठिए। कृषि ये कह रहा है उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन किस चीज का बढ़ रहा है इसे ध्यान में रखना है। देश में उत्पादन बढ़ा, क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। पिछले साल 1 लाख गुड्स बनी थी, इस बार 1,50,000 गुड्स बनी, 50,000 गुड्स ज्यादा बनी, खुश हो गए हम, भाई उत्पादन बढ़ गया हमारे देश का। पर वो जो 50,000 गुड्स हैं, सिगरेट्स बनी, अल्कोहल बना, वॉर मटेरियल बना, इज इट गुड फॉर योर कंट्रीज वेलफेयर? नो ना, दैट इज द पॉइंट। बोलते हैं, अब सुनिएगा दोबारा से, सामाजिक कल्याण के निर्धारण में उत्पादन की संरचना की बजाय, संरचना यही है किस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, इसी को संरचना कहते हैं।
की बजाय उत्पादन की मात्रा मायने रखती है। नहीं, आप बोले हम इस कथन को रिफ्यूट करते हैं, खंडन करते हैं। उत्पादन की मात्रा मायने नहीं रखती, उत्पादन किन वस्तुओं का हो रहा है, यानी संरचना, द कॉम्पोजिशन, दैट प्लेज मेजर रोल। इज दैट फाइन? Yes, और एग्जाम्पल जरूर देना। एक इकोनॉमिक्स का बच्चा अगर बिना एग्जाम्पल के बात करता है तो वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो रट्टूत होता है। ठीक है, चलिए आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, हिंदी में पढ़ रही हूँ, केस स्टडी टाइप ही है। द गवर्नमेंट, हिंदी में पढ़ते हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की तीसरी किश्त की घोषणा की है। अच्छा, यहाँ मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में चाहती हूँ आप आज कल देख के आए कि एक नई पॉलिसी 17 जनवरी 2021 या 16 जनवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है। क्या है वो? ठीक है, 17 जनवरी या 16 जनवरी, दोनों में से एक 2021, वो आप बताएंगे मुझे। खैर, वापस आती हूँ। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की तीसरी किश्त की घोषणा की है, जिसका एक मुख्य कदम 10 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन से जुड़े पहलू है, जिसके लिए 1.46 लाख करोड़ तक की कीमत है। ये एक न्यूज है। विदेशी विनिमय दर और आयातों पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्या और कैसे? 3 मार्क्स का क्वेश्चन, केस स्टडी से बेस्ड क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज की चैप्टर का मिक्स कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज और आयात किसे कहते हैं? इंपोर्ट्स। गवर्नमेंट ने कहा कि आप आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत फैक्ट्रीज ओपन कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, टैक्स रेट कम कर देंगे, आपको सस्ती जमीन देंगे, ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने कहा। आपको बताना है इसके कारण विदेशी विनिमय दर और इंपोर्ट्स पर क्या असर पड़ेगा और कैसे। 2 तरीके से बता सकती हूँ कैसे। सभी को सैनिटाइज करने हैं हाथ। देखो तरीका WHO से सीखा है मैंने। WHO की सर्टिफिकेट प्रोग्राम की ट्रेनिंग लेके सीखा। देखो ऐसे ऐसे, देन लाइक दिस। ठीक है, बस क्लियर। ठीक है, आप उतना ही सैनिटाइजर यूज करते हैं लेकिन क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कहता है सैंपल पेपर का कि अगर आत्मनिर्भर अभियान से बढ़ावा मिलता है आत्मनिर्भर अभियान को, तो इससे आयात पर और विदेशी विनिमय दर पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अगर हम खुद अपने देश में बना रहे हैं तो इंपोर्ट्स कम करेंगे, है ना, आत्मनिर्भर हो गए। और अगर इंपोर्ट्स कम करेंगे बच्चे, तो इससे फॉरेन कंट्रीज के रुपए की जरूरत, मतलब करेंसी की जरूरत हमें कम पड़ेगी। और फॉरेन करेंसी की जरूरत ही कम, तो उसको कोई पूछ नहीं रहा क्या करना है डॉलर का, मुझे अमेरिका से कुछ खरीदना ही नहीं, मैं जो अमेरिका से खरीदती थी वो मैं खुद बना रही हूँ। तो इस केस में अमेरिकन डॉलर, एग्जाम्पल ले रही हूँ अमेरिकन डॉलर का, अमेरिकन डॉलर की मांग हो जाएगी कम। तो जब मांग कम तो अमेरिकन डॉलर की कीमत भी कम, यानी विदेशी विनिमय दर कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन। क्या कहता है 13th, 1 मिनट। बैक, फाइन। सभी के पास लिखे हुए ना क्वेश्चंस। सो इन क्वेश्चन नंबर 13 देयर इज अ केस स्टडी। आप देखिएगा केस स्टडी, और आप देख रहे हैं ना इस साल आपके एग्जाम में केस स्टडी इंप्रूव हो गई। मैंने सैंपल पेपर 1 में भी करवाया था, अभी 2 में आ गया। क्या कहते हैं, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछली कुछ तिमाहियों से महत्वपूर्ण मंदी का अनुभव कर रही है। मंदी क्यों हो रही है? कोविड के कारण लोग घर से निकल रहे, इनकम नहीं है उनकी, और इस कारण से मांग नहीं कर रहे, तो प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, तो मंदी हो रही है इस कारण से। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में, तिमाही क्या होती है जरा सुन लीजिए, एक साल को कुछ ऐसे बांटा जाता है, अप्रैल 1 से मार्च 31, यानी
April 1, 2019 to March 31st, 2020. April 1, 2020 से मार्च 31, 2021 ये पूरा साल है। डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 3-3 महीने का गैप आ जाएगा। कैसे? पहला अप्रैल मई जून पहली तिमाही, अगली जुलाई अगस्त सितंबर दूसरी तिमाही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरी तिमाही, जैन फेब मार्च चौथी तिमाही। तो 4 तिमाहियां हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो खैर इसका कोई यहाँ पर ज्यादा रूल है नहीं, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया कि यू मस्ट नो, और वीडियो जरूर देखिएगा ताकि बार बार रिकॉल हो जाए वो चीज। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 6 वर्ष की सबसे न्यूनतम दर 4.7% से बढ़ी। जीडीपी 4.7% से बढ़ा, बहुत कम बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। इस साल उत्पादन सिर्फ 4.7% से इंक्रीज हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि निवेश और खपत, इन्वेस्टमेंट और, आप में से इंग्लिश मीडियम कौन कौन है? ओके, निवेश और खपत यानी कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में गिरावट आ गई, और अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर लाने के लिए कई प्रोत्साहन वाले काम किए गए। पूरा ध्यान मेरी आवाज पर। नई कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था में सुधार को बेहद मुश्किल कर दिया। लोग घर से निकल ही नहीं रहे, क्या सुधार होगा। प्रकोप ने अब मांग और पूर्ति दोनों तरफ की गंभीर समस्याएं पैदा कर दी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां हो गई। अब ये रिपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आपको बताना है कि स्थिति में सुधार के लिए आरबीआई को 2 उपाय करने हैं। कौन से 2 उपाय आरबीआई करे? तो आपको मैंने लास्ट चैप्टर जब हमने किया था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वहां मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, 2 नीतियां होती हैं। अब चल रही है अर्थव्यवस्था में, पहले तो पहचानो स्फीतिकारी हो रहा है अंतराल, या स्फीति चल रही है या अपस्फीति चल रही है। इस केस स्टडी के हिसाब से स्फीति या अपस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आप बताओ कोविड में क्या हुआ है? डिफ्लेशन, मंदी, मांग भी कम पूर्ति भी कम। ठीक है, अब उस मंदी को दूर करने के लिए 2 उपाय बताने हैं। तो एक उपाय आप बता दीजिए फिस्कल पॉलिसी का। अच्छा, आरबीआई की तो होती नहीं है फिस्कल पॉलिसी, वो तो भारत सरकार की होती है ना। फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है? भारत सरकार की। और आरबीआई की पॉलिसी को क्या कहते हैं? नो, भारत सरकार की नीति होती है ना, राजकोषीय नीति। तो बताओ जल्दी से क्या होती है? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2 उपाय बताने हैं मंदी को दूर करने के लिए। सोचिए जरा, फिर रिकॉर्ड करते हैं इसे। सोच लीजिए 2 मिनट। हाँ जी, तो 12th इकोनॉमिक्स एंड आई एम टेलिंग यू द मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति बता रही हूँ आप लोगों को। हमसे पूछा है मंदी को दूर करने के 2 उपाय बताओ। तो देखिएगा, मंदी को दूर करने आरबीआई के उपाय, तो वो है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई हिंदी वाले लिखेंगे मौद्रिक नीति। और यहां मैं 2 उपाय बता रही हूं। वन इज नोन एज बैंक रेट, बैंक दर। ठीक है, मैं हिंदी में बोलती जा रही हूं तो आपको लिखना है जरूर। दूसरे को हम लेते हैं सीआरई, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। अब क्योंकि मैं ये करवा चुकी हूं तो आपको आना चाहिए, फिर भी एक रिपीट करवा रही हूं। हम क्या करें? 2 डिग्रीज डिफ्लेशन, मंदी को दूर करने के लिए। क्या इतनी अंग्रेजी चलेगी? चलिए ठीक है। हाँ जी, तो बैंक रेट क्या है? अभी मैंने 1 से 12 तक 11 तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें मैंने बताया है। बैंक रेट आप लोग वीडियो देखेंगे। और फिर भी एक बार बता देती हूँ कि व्यावसायिक बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बदले में, लॉन्ग पीरियड के लिए, उसके बदले में जो ब्याज देते हैं वो क्या हो जाता है? बैंक रेट हो जाता है। ठीक है, और जब मंदी का केस हो तो आरबीआई को बैंक रेट कम कर देना चाहिए। अगर आरबीआई बैंक रेट को कम करेगा
तो जो कमर्शियल बैंक है, व्यावसायिक बैंक, वो पब्लिक से लेने वाली जो ब्याज दर है उसे कम कर देंगे। ब्याज दर कम करेंगे तो लोन की मांग, अब देखो हिंदी इंग्लिश इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, बढ़ जाएगी। लोन की मांग बढ़ जाएगी तो सामूहिक मांग बढ़ जाएगी। सामूहिक मांग बढ़ गई तो मंदी कम हो जाएगी, क्योंकि मंदी क्या है? मंदी है एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो भैया एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दोगे तो मंदी क्या हो जाएगी? कम। भाई सामान बिक रही है ना, मंदी का क्या मतलब है? पीपल आर नॉट डिमांडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो गिव देम परचेजिंग पावर। मुद्रा की सप्लाई बढ़ाओ, यहां मुझे बोलना चाहिए मुद्रा की सप्लाई बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, है ना। और सीआरआर क्या है? सीआरआर मैंने बताया कि व्यवसायिक बैंक जितना उसके पास मांग जमा होता है उसका कुछ परसेंट उसे अपने पास रखना पड़ता है, लगभग 4 से 5%। मान लीजिए एक व्यवसायिक बैंक के पास 1 लाख रुपए की जमा है, ठीक है। उस 1 लाख में से पूरा 1 लाख लोन नहीं दे सकता, उसे उस 1 लाख में से 5% तो रखना पड़ेगा कैश में, नगद आरक्षित अनुपात। 1 लाख का 5% होता है 5,000। 5,000 रख लिया, लोन कितना देगा? 95,000। अब मैं चाहती हूँ लोन ज्यादा दे, मंदी है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाए, तो मैंने इस नगद आरक्षित अनुपात, मैं आरबीआई हूँ, मैंने इस नगद आरक्षित अनुपात को कहाँ कर दिया? 2% कर दिया। तो अब 1 लाख का 2% यानी 2,000 रुपया रखा, 98,000 लोन के रूप में दे दिया। लोगों के पास 98 गया, पहले 95 चला था। मुद्रा की पूर्ति, डिमांड बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, आपके पास ज्यादा लोन आया ना, तो यू विल डिमांड मोर। और ये तो चाहते थे मंदी की टाइम कि डिमांड बढ़ जाए, है ना। तो देखिए अब जरा यहाँ पर सीआरआर को कम कर दिया जाएगा, जिसके कारण लोन की सप्लाई बढ़ जाएगी, मुद्रा की पूर्ति, बोलो पेज, रिकॉर्ड होना चाहिए, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड और मंदी कम हो जाएगी। एरोस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगी। यस, तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14। इन दिस इकोनॉमी स्लो डाउन, देखो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ यानी कि मंदी हुई, तो कहते हैं इस मंदी के समय में भारत सरकार अपने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि की अलग अलग कार्यक्रम बढ़ावा दे रही है। आपको इस स्थिति का विश्लेषण करना है और जिस तरीके से ऐसा होने की संभावना है उसे समझाना है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आपके पास लिखा हुआ है कि भारत सरकार जो स्टार्टअप इंडिया या जो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही है, आपको बताना है कि उससे क्या होने वाला है कंट्री के अंदर, क्या फायदा मिलेगा कंट्री को, ये आपको बताना है। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहे तो बताइए जरा कि क्या फायदा मिलेगा, दिमाग चलाओ। कुछ लग रहा है आपको कि स्टार्टअप इंडिया से, मेक इन इंडिया से हमारी गवर्नमेंट को कोई फायदा या हमारे देश को या जीडीपी को कोई फायदा? दिव्या बोलना चाहती है कुछ। यस दिव्या, बोलिए बेटा। प्रोग्राम चल रहा है, इससे हमारे देश में जो चीजें बनेंगी इससे हम इंपोर्ट कम करेंगे हमारे देश से, और जो हमारी विदेश की जो मुद्रा है, घरेलू मुद्रा, वो उसका जो भंडार है वो सही रहेगा। विदेशी मुद्रा भंडार या घरेलू मुद्रा भंडार? घरेलू मुद्रा भंडार से हम इंपोर्ट करेंगे तो हम बाहर पैसा नहीं देना पड़ेगा, इतना खर्चा नहीं करना। अच्छा सुनिए, अगर मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में बोला कि मंदी है, देखो जरा स्लो डाउन, मंदी, समझ जाओ, क्वेश्चन समझना जरूरी है। मंदी के ऊपर प्रभाव पूछ रहे, मंदी पर क्या असर पड़ेगा ये पूछ रहे हैं आपसे एक्चुअली। तो अगर स्टार्टअप इंडिया करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, तो इससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी, एफडीआई आएगी। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है कि दूसरे देशों को बोला आइए और हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कीजिए।
जिससे क्या होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और कैपिटल फ्लो भी बढ़ रहा है, पूंजी भी आ रही है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, पूंजी आ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। देश के अंदर जब उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, तो आय भी बढ़ती है कि नहीं? और जब आय बढ़ती है तो इससे क्या होने वाला है? मंदी पर असर बताओ, डिफ्लेशन पर बढ़ेगा या कम होगा? एक चेन इफेक्ट बनाओ ऐसे। मेक इन इंडिया से फॉरेन कंट्री से पैसा आया, एफडीआई, ठीक है, एफडीआई आई, उसके बाद क्या हुआ? एफडीआई आने से उत्पादन बढ़ा, ठीक, उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कौन करेगा प्रोडक्शन? लेबर ही करेगी ना प्रोडक्शन, तो रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ा, आय पर क्या असर पड़ा? बढ़ेगी, तेज बोला बढ़ेगी, यस, आय बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, सामूहिक मांग बढ़ गई। ये तो मंदी थी कि सामूहिक मांग हो ही नहीं रही थी, है ना? तो सामूहिक मांग बढ़ गई, सामूहिक मांग बढ़ गई तो मंदी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है? मैं जानबूझकर रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि रिवीजन में भी काम आ जाए, बार बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से है इसमें, और 15th क्वेश्चन भी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से ही है, आय और रोजगार की निर्धारण वाला क्वेश्चन। तो आते हैं जरा 15th क्वेश्चन पर। आज सोच रहे मैक्रो तो कंप्लीट कर ही लें, ठीक है? 15th क्वेश्चन क्या कहता है? 15th क्वेश्चन कहता है when EF gap is termed as, what EF gap is termed as, EF अंतराल को क्या कहा जाता है? और इसके लिए दो तरीके, दो उपाय बताइए इसे दूर करने के। EF संतुलन मुक्ति से ऊपर हो जाता है, अच्छा, तो क्या होगा वो? थोड़ा हिंट दो, इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, स्फीतिकारी या अस्फीतिकारी? देखो कितने कमाल से क्वेश्चन पूछ लिया, सैंपल पेपर ने। EF गैप यानी स्फीतिकारी अंतराल, कहीं लिखा किताब में, पूछ लिया, क्योंकि डायग्राम में E और F बिंदु दिए हुए। और आपने ना मुझसे गूगल मीट पर जब हमने क्लास ली थी, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम EF गैप का क्या मतलब है, तब मैंने बताया था EF का मतलब होता है यहाँ पर E और F बिंदु के बीच का गैप, और वो होता है इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीतिकारी अंतराल। और स्फीतिकारी अंतराल को दूर करने के, एक्सेस डिमांड को दूर करने के उपाय पूछे हैं जो गवर्नमेंट ले, आरबीआई नहीं ले, गवर्नमेंट। कौन सी पॉलिसी, फिस्कल या मॉनेटरी? गवर्नमेंट। एक बात समझ लीजिए, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करती है, और फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति भारत सरकार। तो बताओ कौन सी नीति? राजकोषीय, क्योंकि सरकार का नाम है तो राजकोषीय नीति, ठीक है? तो अब आप देखिए जरा क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज, राजकोषीय नीति में क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट बताओ, देखिए फिस्कल पॉलिसी, सरकार के द्वारा चलाई गई नीति को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और इन्फ्लेशनरी गैप क्या है वो देखिए, ये आपका एएस है, दिस इज योर एडी, दिस इज ई। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो इसको ऐसे बढ़ा दो एफ, तो ये हो गया EF गैप। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा, ठीक है? और इन्फ्लेशनरी गैप यानी एक्सेस डिमांड, अधिक मांग की सिचुएशन, इसे दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनाएगी फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति में आपको बतानी है आय नीति और व्यय नीति।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। और आय नीति के अंतर्गत क्या करना है? टैक्सेस बढ़ाने हैं। टैक्सेस यानी कर बढ़ा दिए, खास तौर पर विलासितापूर्ण वस्तुओं पर, रिच पीपल पर। तो इससे क्या होगा? उनकी नहीं, टैक्स बढ़ाते ही उनकी आय क्या हो जाएगी? खर्च करने लायक आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी। और जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, खरीदने की ताकत कम हो जाती है, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? जी। और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम। इन्फ्लेशनरी गैप EF कम, है ना? और दूसरी नीति है हमारे पास व्यय नीति। सरकार को नए नए प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकार का व्यय पब्लिक की आय होती है। अगर सरकार अपना व्यय कम कर दे, बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, मैंने पहले बढ़ाना बोल दिया। अगर सरकार अपने खर्चे कम कर दे तो क्या होगा? व्यय कम तो लोगों की बिल्कुल बोलो, आय कम, कैश की कम, मनी सप्लाई कम, एडी कम। तो उससे क्या होगा? महंगाई कम, यानी EF क्या हो जाएगा? कम। ये है सरकार की नीति। दो नीतियां होती है, क्वेश्चन में पढ़ लेना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति, जो भी थोड़ी देर पहले बताई, CRR बताया, पहले भी बताया था, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत अनिवार्यता, है ना, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब बताया था। लेकिन अगर उन्होंने बोला सरकार की नीति, तो कौन सी बतानी है? राजकोष। ठीक है, नोट कीजिए, और जो बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये एक तरह से आपका नोट्स है, जिनको आपने साफ साफ अब आपने आंसर खुद बनाना है। ये तो आपको समझना है, ये आंसर नहीं है, ऐसे लिखा हुआ नहीं है।